हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक कि आप सब बहुत मज़े में हैं और एन्जॉयमेंट कर रहे हैं। आज एक लंबे टाइम गैप के बाद मैं एक बार फिर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और इस वीडियो में आपके लिए मैं ऐसे कंटेंट लेकर आया हूँ जो आपके ट्रांसलेशन आर्ट में आग लगा देगी। तो आज का हम ये वीडियो जो शूट कर रहे हैं वो ट्रांसलेशन के बेसिक पिलर्स पर होगा। चलिए देखते हैं ट्रांसलेशन के बेसिक पिलर्स। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बबल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे आपको तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जैसा कि हम आज बात करने वाले हैं ट्रांसलेशन के बेसिक पिलर्स पर, तो ट्रांसलेशन के जो बेसिक पिलर्स होते हैं वो 3 होते हैं। पहला बेसिक पिलर जो होता है ट्रांसलेशन का वो होता है सब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं। दूसरा बेसिक पिलर होता है वर्ब, जिसे हम क्रिया बोलते हैं। और तीसरा पिलर होता है ऑब्जेक्ट, जिसे हम कर्म बोलते हैं। जिस तरह से एक बिल्डिंग या मकान अच्छे और मजबूत पिलर्स पर अच्छी तरह से और लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे टाइम के लिए स्थायी रूप से टिका रहता है, ठीक उसी तरह से अगर आपकी ट्रांसलेशन जो कि एक आर्ट है वो भी एक मजबूत पिलर्स पर टिकी होनी चाहिए। तो अगर आपने इन 3 पिलर्स को अच्छी तरह से समझ लिया और इनका यूज़ करना सीख लिया तो समझ लीजिए कि आपकी जो ट्रांसलेशन की आर्ट है वो एक मजबूत पिलर्स पर टिक जाएगी और लॉन्ग टाइम के लिए आप जो है ट्रांसलेशन के मास्टर बन जाएंगे और इंग्लिश आपके ऊपर हावी नहीं रहेगी, बल्कि आप इंग्लिश पर हावी हो जाएंगे। तो चलिए एक एक करके विद एग्जाम्पल के और पूरे एनालिसिस के साथ हम इन पिलर्स के बारे में डिस्कस करने चलते हैं। चलिए देखते हैं ट्रांसलेशन के बेसिक पिलर्स। स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन का जो पहला बेसिक पिलर होता है वो होता है सब्जेक्ट, जिसे हम डूअर भी कहते हैं और हिंदी में इसको हम कर्ता कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं हम कि सब्जेक्ट या डूअर या कर्ता होता क्या है। किसी सेंटेंस में हम कैसे पहचानें कि कर्ता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि किसी वाक्य में कार्य करने वाला कर्ता कहलाता है। किसी भी एक्शन को करने वाला, किसी भी कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। या फिर इसके अलावा जैसे जो नॉन एक्शन वर्ब्स होती है उनमें यदि किसी के बारे में कुछ कहा जाए तो जिसके बारे में कहा गया है वह वाक्य का कर्ता होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब्स 2 तरह की होती हैं, एक एक्शन वर्ब होती है और एक नॉन एक्शन वर्ब होती है। तो एक्शन वर्ब में तो हमको सीधे सीधे पता चल जाएगा कि एक्शन को यानी काम को यानी कार्य को करने वाला कौन है। तो हमको सब्जेक्ट का पता चल जाएगा यानी कर्ता का पता चल जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस में नॉन एक्शन वर्ब है तो उसमें हमें ये देखना होगा कि किसके बारे में कुछ कहा गया है।
तो जिसके बारे में भी कुछ कहा जाता है तो वही कर्ता उस सेंटेंस का बनता है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, उन एग्जाम्पल से आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किसी वाक्य का सब्जेक्ट या कर्ता हम कैसे ढूंढते हैं। जैसे सेंटेंस ले लेते हैं, राकेश हिंदी पढ़ता है। तो हम देख रहे हैं इसमें ये एक्शन वर्ब है पढ़ना। तो इस पढ़ने के काम को कौन कर रहा है? तो किसी भी सेंटेंस में वर्ब के सापेक्ष अगर आप एक क्वेश्चन कर देते हैं, एक प्रश्न कर देते हैं कि कौन इस एक्शन को कर रहा है, तो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी कर्ता पता चल जाएगा। तो ये पढ़ने का काम यहाँ कौन कर रहा है? राकेश कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस में राकेश इस वाक्य का कर्ता है। तो कर्ता ढूंढना बहुत आसान है। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैं कल बरेली गया था। तो हम देखें इसमें कि ये जाने का जो काम किया था ये किसने किया था? मैंने किया था। तो इस सेंटेंस में मैं कर्ता हो गया। इसी तरह से एक नॉन एक्शन वर्ब का सेंटेंस लेते हैं और नॉन एक्शन वर्ब के सेंटेंस में देखते हैं हम किस तरह से हम कर्ता को ढूंढते हैं। जैसे हम सेंटेंस ले लें, शीला एक गृहिणी है। शीला एक गृहिणी है। तो हम देख रहे हैं इसमें नॉन एक्शन वर्ब है, यहाँ मौजूद है। तो इसमें हम देखें कि गृहिणी कौन है, तो पता चलेगा हमें शीला। तो इसका मतलब ये हुआ नॉन एक्शन वर्ब में भी सेंटेंस का कर्ता ढूंढना बहुत आसान होता है। हमें पता चल गया कि गृहिणी कौन है? शीला है। तो इसका मतलब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ शीला। यहाँ हमने देखा कि पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राकेश। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ राकेश। तो इस तरह से हम देखते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, मोहन एक वकील है। तो हम सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट देखें तो वकील कौन है? पता चलेगा हमको मोहन। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मोहन हुआ, यानी कर्ता इस सेंटेंस का मोहन है। तो किसी भी वाक्य का कर्ता ढूंढना बहुत आसान है। अगर आप कोई भी एक्शन हो रहा है तो उस एक्शन के सापेक्ष प्रश्न कर देते हैं कि कौन वो एक्शन कर रहा है, एक्शन करने वाला कौन है, तो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट आपको पता चल जाएगा। इसी तरह से नॉन एक्शन वर्ब में भी, नॉन एक्शन वर्ब वाले सेंटेंस में भी हम सब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। जैसे बहुत आसानी से लगा सकते हैं, जैसे हमने इस सेंटेंस को देखा कि मोहन एक वकील है, तो यहाँ वकील कौन है? पता चला मोहन। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोहन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, यानी कर्ता हो। अब चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं ट्रांसलेशन के दूसरे पिलर वर्ब को। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, यानी आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बबल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में, अपने साथियों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं ट्रांसलेशन का दूसरा पिलर वर्ब। जैसा कि हमने अभी सब्जेक्ट के बारे में चर्चा की, तो वर्ब क्या होती है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। कर्ता जो काम करे, वह वाक्य की क्रिया होती है। मैंने भी आपको बताया था कि वर्ब्स दो तरह की होती है, एक एक्शन वर्ब और एक नॉन एक्शन वर्ब। तो अगर हम एक्शन वर्ब के वाक्य को देखते हैं तो उसमें जो वर्ब होती है, यानी क्रिया, जो जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, क्रिया या वर्ब को ढूंढना बेहद आसान होता है। हम कैसे तलाश करते हैं? डेफिनेशन देख लेते हैं कि कर्ता जो भी एक्शन कर रहा होता है उसी को हम उस वाक्य की क्रिया बोलते हैं। जैसे
अजय हिंदी पढ़ रहा है। तो हम ये देखें कि अजय क्या कर रहा है, तो पता चल रहा है कि पढ़ रहा है। हम अगर सवाल करते हैं कि अजय क्या कर रहा है, तो हमको जवाब मिलेगा पढ़ रहा है। तो यही जो पढ़ रहा है शब्द है, यह इस वाक्य की क्रिया होगी। ठीक इसी तरह से अगला एग्जांपल देखते हैं। कमल मैच खेलेगा। कमल मैच खेलेगा। तो यहाँ हम देखें कमल क्या करेगा, तो पता चलेगा खेलेगा। कमल क्या करेगा, खेलेगा। तो ये खेलेगा जो शब्द है, ये इस वाक्य की क्रिया है। ये तो एक्शन वर्ब वाले सेंटेंसेस में हुआ। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं नॉन एक्शन वर्ब का, कि हम कैसे पहचाने नॉन एक्शन वर्ब वाले सेंटेंस में कि उसकी क्रिया क्या है। तो जैसे हम ले लेते हैं कि राजू एक किसान है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखने वाली बात यह है कि नॉन एक्शन वर्ब किसी भी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट का काम करती है। यानी नॉन एक्शन वर्ब जो होती है वो आपकी उस सेंटेंस का अर्थ पूरा करती है। बिना उसके उस सेंटेंस का अर्थ पूरा नहीं होता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट का काम करती है। ध्यान रखें कि आपकी इज, आर, एम, वाज, वन, ये आपके नॉन एक्शन वर्ब्स हैं, जिसे हम टू बी की क्रियाएं भी कहते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं राजू एक किसान है। तो ये है वर्ड शब्द जो आया है, ये इस वाक्य में कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, पूरक का काम कर रहा है। इस है शब्द के बिना इस सेंटेंस का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा, ये सेंटेंस पूरा ही नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो है शब्द आया है, ये इस वाक्य की क्रिया है। तो अब हम ट्रांसलेशन के तीसरे पिलर ऑब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए डिस्कस करते हैं ट्रांसलेशन का तीसरा पिलर ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन का जो तीसरा पिलर होता है, तीसरा बेसिक पिलर जो होता है, वो होता है ऑब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में कर्म भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, हम सेंटेंस में कैसे पहचानें कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखते हैं कि कर्ता किसी कार्य को करने में जिस वस्तु की मदद लेता है उसे वाक्य का ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कर्म भी बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि किसी एक्शन को करने के लिए वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है यानी कर्ता होता है, तो उसे किस चीज़ की हेल्प मिल रही है, यानी उस एक्शन को पूरा करने में उसे किस चीज़ का सहयोग मिल रहा है। उस वस्तु के बिना उस एक्शन का होना पूरा होना मुश्किल हो जाता है, या फिर हमको ये लगता है कि ये काम इस वस्तु के बिना पूरा नहीं हो पाएगा, या सेंटेंस हमारे सामने जो आएगा उसमें हम देखेंगे कि उस वस्तु के बिना उस एक्शन को करने में कर्ता को असहजता महसूस होगी, तो वही उस वाक्य का ऑब्जेक्ट माना जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि सलमान क्रिकेट खेलता है। तो हम देखें यहाँ इस सेंटेंस में खेलने वाला कौन है, सलमान। तो ये तो हुआ इस वाक्य का कर्ता। सलमान क्या करता है, खेलता है। ये हो गई इस वाक्य की वर्ब यानी क्रिया। लेकिन इस खेलने के काम को करने में सलमान किस चीज़ की मदद लेता है,
तो क्रिकेट की मदद लेता है। तो ये क्रिकेट जो होगा वो इस वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा, यानी इस एक्शन को करने में सलमान को हेल्प मिल रही है क्रिकेट की। तो यही इस क्रिकेट जो शब्द है इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक इसी तरह से देखते हैं, मीरा खाना बनाती है। तो हम देखते हैं कि सेंटेंस में मीरा तो सब्जेक्ट हो गया, यानी कर्ता हो गया। अब मीरा क्या करती है, बनाती है। ये इस सेंटेंस की वर्ब हो गई, यानी क्रिया हो गई। तो इस बनाती है को कंप्लीट करने के लिए, यानी इस एक्शन को बनाने के एक्शन को करने के लिए मीरा किस चीज़ की मदद ले रही है, खाना की। तो ये जो खाना शब्द है ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ। ये तो आपके वो सेंटेंस थे जिनमें कि एक्शन वर्ब आती है। अब एक दो एग्जांपल हम नॉन एक्शन वर्ब के भी ले लेते हैं जिसमें हमें ऑब्जेक्ट पहचानना होता है। जैसे अजय एक अध्यापक है। अजय एक अध्यापक है। मैं दूसरा सेंटेंस लेते हैं, मैं लंबा हूं। ये दो जो सेंटेंस मैंने लिए हैं, तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि सब्जेक्ट तो आपका अजय है, अध्यापक कौन है, अजय। तो अजय इस वाक्य का कर्ता हुआ। यहाँ आपका जो है ये वर्ब है, क्योंकि इसके बिना इस सेंटेंस को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपकी कॉम्प्लीमेंट का काम कर रही है, वर्ब यानी क्रिया। तो ये आपकी क्रिया हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका एक शब्द बचता है अध्यापक। तो हम ये देख रहे हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस सेंटेंस में अध्यापक रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि अजय है। अब क्या है, तो क्या किसी सेंटेंस के सामने अगर सवाल कर दिया जाए तो उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पता चल जाता है। अजय क्या है, तो एक अध्यापक है। तो अध्यापक इस वाक्य का कर्ता हुआ। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर ये लंबा शब्द है, मैं जो है इस सेंटेंस का कर्ता है, इस वाक्य का कर्ता मैं हूँ, और हूँ जो है इस वाक्य की क्रिया है। यहाँ शब्द लिखा हुआ है लंबा, यहाँ लिखा हुआ है अध्यापक। तो हम देख रहे हैं यह एक नाउन है और यह एक एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉन एक्शन वर्ब्स वाले सेंटेंसेस में वाक्य का ऑब्जेक्ट कोई नाउन भी हो सकता है, कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो आपको इसी तरह से पहचानना है कि किसी वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने जाते हैं। ये वाक्य के बेसिक पिलर्स कहे जाते हैं, और इन बेसिक पिलर्स पर अच्छी तरह से समझ बनाने के बाद आप सेंटेंस को बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। उम्मीद है कि ये मेरा वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी और आप अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।